dear students, welcome to the fourth and the last session of the chapter of economics, chapter number 3, money and inflation. All of you, आज के इस सेशन में हम इस चैप्टर के सारे आंसर्स को ब्रीफली रिवाइज भी करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारा जो कल वाला आंसर पेंडिंग है हम पहले उसको कवर करेंगे। कल हमने अपने चैप्टर का आंसर नंबर 3 इन्फ्लेशन, उसका मीनिंग और इन्फ्लेशन के मीनिंग के साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक और कुछ कैटेगरी के कॉजेस किए थे। लेट अस से इट वंस, लेट अस रिवाइज इट वंस। इन्फ्लेशन क्या है? तो इन्फ्लेशन इन द डेफिनेशन एपी लर्नर कहते हैं, एपी लर्नर सेज सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। केन्स, अब आपको भी मेरे जितना ये याद होना चाहिए, केन्स सेज रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन arises or real situation of inflation occurs when there is increase in money income, जब लोगों का मनी इनकम बढ़ता है beyond the level of full employment of factors of production। हम ये दो definitions clearly learn कर चुके हैं। Now characteristics of inflation are, inflation में there is constant price rise, yes। Number 2, all sectors में price rise होता है। Number 3, value of money goes on decreasing, and finally inflation occurs after full employment level। आपने कल मेरे साथ suppressed inflation का आंसर भी किया था। Suppressed inflation is that inflation when government controls price rise via rules, policies, procedures or some tax or some other ways। अगर government price rise control करती है तो उसे suppressed inflation कहते हैं। फाइनली हमने कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन स्टार्ट किया था, उसमें हमने डिमांड और सप्लाई वाले कॉजेज को साइड में रख के पहले अदर फैक्टर्स कवर किए थे। अदर फैक्टर्स आर, अदर फैक्टर वन वॉज टैक्सेशन पॉलिसी, जिसमें हमने किया था कि गवर्नमेंट जब टैक्सेस बढ़ाती है तो चीज़ महंगी हो जाती है। नंबर 2, इम्पोर्टेड गुड्स का प्राइस, तो जब इम्पोर्ट प्राइस महंगा होता है तो हमारा इम्पोर्टेड गुड्स भी कॉस्टली हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ के बनने वाले गुड्स भी महंगे हो सकते हैं। एंड लास्ट स्कैर्सिटी, दैट इज शॉर्टेज, जब कोई चीज़ का शॉर्टेज होता है तो भी उसके रेट बढ़ते हैं। नाउ इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू कवर अप द मेजर 2 कैटेगरी ऑफ रीजंस और कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। दे आर, नंबर 1, आप बोर्ड पे देखेंगे जो मैं लिख रहा हूँ, दिस इज वेरी IMP, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। It is, inflation can be demand pull inflation or it could be cost push inflation। इसको डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसे सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब ये जो मैं लिख रहा हूं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये क्या है? इसका ग्राफ है, आप वो देख सकते हैं। सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज सप्लाई कर्व व्हिच इज अपवर्ड राइजिंग, दिस इज डिमांड कर्व व्हिच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। अब जब कोई चीज का डिमांड बढ़ता है, दैट इज when there is increase in demand, when there is increase in demand, डिमांड बढ़ता है तो कोई चीज़ जब बढ़ता है तो वो राइट साइड आता है। सो कर्व इज हियर, जब कोई चीज़ का डिमांड बढ़ता है, डिमांड कर्व मूव्स टू द राइट साइड एंड उसकी वजह से उस चीज़ का प्राइस बढ़ता है। यू कैन सी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज हायर एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। पुराना प्राइस यहाँ था, नया प्राइस यहाँ है, इट इज़ अ हायर प्राइस। इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड बढ़ने की वजह से होने वाला इन्फ्लेशन। ऑन द अदर एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, से दिस इज द सप्लाई कर्व। मैंने ये स्टीप इसके लिए किया है क्योंकि इट इज आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद सप्लाई नहीं बढ़ सकता। से दिस इज डिमांड, सो दिस वॉज द प्राइस। अब सप्लाई नहीं बढ़ सकता, आप डिमांड बढ़ाए जा रहे हैं तो भी रेट बढ़ेंगे। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, ऑल ऑफ यू, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ,
जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जब कोई चीज़ बनाने का खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो हम वो चीज़ को बनाने के पहले सोचते हैं क्या लोग इस महंगे रेट पे चीज़ खरीदेंगे। अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हम सप्लाई कम भी कर सकते हैं। तो इट इज़ शोन एज दिस वे, इट इज़ लोअर सप्लाई। सो व्हेन आई से लोअर सप्लाई, तो सप्लाई का लेफ्ट साइड आ रही है, सो अगेन देयर इज प्राइस राइज। सो माई ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड, कोई मेरे को ऐसा पूछ सकता है कि सर ऐसे ग्राफ्स तो टेक्स्ट बुक में नहीं है। हाँ तो नहीं है, बट टेक्स्ट बुक की बाउंड्रीज में पढ़ने वाले सिर्फ टेक्स्ट बुक के बेस पे ही अच्छा स्कोर लाते हैं। हम जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं जो ये प्रूव करे कि वी नो बेटर देन अदर्स। सो इट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी डिमांड बढ़ने की वजह से होने वाला इन्फ्लेशन, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी जब महंगाई बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो अब उसकी वजह से अब प्राइस राइज हो रहा है, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। सो ऑल ऑफ यू, आज के हमारे मेन 2 टॉपिक ये हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस इन डिटेल। उसके पहले अगर कोई स्टूडेंट अपने पास ये ग्राफ बनाना चाहता है, सो आई विल गिव यू 1 मिनट, आप वीडियो पॉज करें और उसको बना लें। नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रॉम द पैम्पलेट वन बाय वन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन डिटेल। आपकी स्क्रीन पे अब आपको दिख रहा है इंक्रीज इन डिमांड। इट इज कॉस्ट कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड। टॉपिक ए, जब जब कोई चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई अवेलेबल नहीं होता है तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। तो वो पैरा पढ़ लेते हैं, वील अंडरस्टैंड दैट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट it leads to increase in its prices. We know it, डिमांड ज़्यादा है तो भाव बढ़ेगा। If the supply is not provided, यानी अगर सप्लाई नहीं हो पा रहा है, और if it is provided at a slower rate then the increasing demand, जितना डिमांड बढ़ रहा है उतना सप्लाई नहीं बढ़ पा रहा है, then there is increase in the price of the product. ये इंट्रोडक्शन पैरा में बस वही बात रिपीट की हुई है जो हम अभी अभी समझ चुके हैं कि जब कोई चीज़ का डिमांड होता है ज़्यादा और उस चीज़ का सप्लाई हो सकता है नहीं, या सप्लाई कम है डिमांड की कंपैरिजन में, तो प्राइजेस बढ़ेंगे। इफ there is inflation due to increase in demand, that is aggregate demand as compared to aggregate supply, then it is called demand pull inflation. Now each and every one of you actually knows demand pull inflation का मतलब होता है कि डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन हो, इट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मेजर रीज़न फॉर इंक्रीज इन डिमांड आर एज अंडर। हम जब ये बात कर रहे हैं कि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम और इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी जब डिमांड होगी ज़्यादा और सप्लाई होगी कम, तो अब हमें डिटेल में ये डिस्कस करना चाहिए कि आखिर डिमांड ज़्यादा क्यों। सो नाउ इन आवर कोर्स वी हैव 3 रीजंस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का पहला रीजन अब आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, दैट रीजन नंबर 1 इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस इन डिटेल। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। Okay, who supplies money? Government? Yes, RBI with the power of government. Yes, so who decides कि कितनी मनी सप्लाई करनी है? Yes, looking to the economy, RBI decides कि कितने के नोट्स प्रिंट करने हैं, क्या करना है। But wait, I will make you recall here one more thing. हमने 11th स्टैंडर्ड में बजट का चैप्टर किया है। We know budget is an accounting statement which show item-wise expenses and incomes of the government for the coming year. आने वाले साल में गवर्नमेंट कितना इनकम लाने वाली है और कितना खर्चा करने वाली है, उसका हिसाब बजट में बताया जाता है। ओके, तो बजट के टाइप्स अगर आप थोड़ा रिकॉल कर पा रहे हैं, तो बजट होता है बैलेंस्ड बजट अगर इनकम एंड एक्सपेंसेस इक्वल हो। बजट होता है सरप्लस बजट अगर इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंसेस कम हो। या बजट होता है डेफिसिट बजट जब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो और इनकम्स कम हो। सर आप सप्लाई ऑफ मनी समझाते बजट पे कहाँ चले गए? आ रहे हैं टॉपिक्स वापस यहीं आएगा, एक बार ध्यान से सुन लें। बजट में जब गवर्नमेंट अपनी इनकम्स दिखाए कम और एक्सपेंसेस दिखाए ज़्यादा तो उसे कहते हैं डेफिसिट बजट। अब डेफिसिट बजट का डेफिसिट को फिल करने के लिए, यस नाउ यू हैव रिकॉल्ड इट प्रॉपर्ली, बजट का डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़ता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब या गवर्नमेंट एक्सटर्नल बोरोइंग करेंगे या इंटरनल बोरोइंग करेंगे,
or as a final measure. Otherwise, government will use the channel as new currency note printing. ओके, तो हम आ चुके हैं अपनी पॉइंट पे. जब गवर्नमेंट अपने खर्चे दिखा रही है ज़्यादा और उनके पास इनकम्स हैं कम, सो गवर्नमेंट विल गो विद डेफिसिट फाइनेंसिंग. इन दैट गवर्नमेंट नए नोट प्रिंट करती है. नाउ माय क्वेश्चन इज, जब गवर्नमेंट नए नोट प्रिंट करती है एंड देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, तो क्या बाजार में उतने के गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाते हैं? नहीं. गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई तो इकोनॉमी में जितनी थी उतनी ही रहती है. हम अपनी मेन पॉइंट पे आ चुके हैं, फोकस करिएगा. गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई तो कल जितनी थी आज भी उतनी है, बट क्योंकि गवर्नमेंट ने डेफिसिट बजट बनाया, गवर्नमेंट ने नोट्स ज़्यादा प्रिंट कर दिए, तो अब लोगों के हाथ में मनी इनकम आ गया है ज़्यादा. पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग मोर मनी इनकम. तो ये क्या हो गया पता है? गुड्स बने हुए हैं 1000 रुपए के, लेकिन सामने लोग खड़े हैं 4-5 जो सब 500 रुपए की चीज़ लेना चाहते हैं. तो यानी ऐसा समझ लो, गुड्स 1000 के हैं लेकिन सामने कस्टमर 2500 के हैं. तो ये हो गया. अब प्रोड्यूसर यही सोचेगा, मेरे 1000 वाली चीज़ का अगर इतने सारे ग्राहक हैं, आई रिपीट, मेरे 1000 रुपये वाली चीज़ के अगर इतने सारे ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, तो मैं क्यों ना इसका रेट बढ़ा दूं? वाई शैल आई नॉट इंक्रीज द प्राइस? तो जब सप्लाई ऑफ मनी हो जाता है ज़्यादा, तो कंट्री में न्यू नोट्स आ जाते हैं ज़्यादा. जब नए नोट ज़्यादा आ जाते हैं तो लोगों का मनी इनकम बढ़ जाता है. बिकॉज ऑफ विच टू मच मनी इज यूज्ड टू बाय दैट वेरी टू फ्यू गुड्स. थोड़े से गुड्स बाय करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है. सो इट इज व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन. यही है हमारा पॉइंट नंबर 1. लेट अस स्टार्ट रीडिंग. आपकी स्क्रीन पे ये पॉइंट ऑलरेडी पड़ा है. मॉनेटरिस्ट जो मनी का कॉन्सेप्ट में मानते हैं, दे कंसीडर इन्फ्लेशन एज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना. पैसे के साथ जुड़ा हुआ फिनोमिना है. According to them, if the quantity of money increases in the economy, income of people rises. जब देश में क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाता है तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाता है. When income rises, affordability is buying capacity of people increases. लोग ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर पाते हैं पहले की कंपैरिजन में. And they demand more goods and services. This increases demand. I hope everyone is clear with the logic. जब गवर्नमेंट नए नोट ज़्यादा प्रिंट करती है तो नए नोट ज़्यादा प्रिंट होने की वजह से, बाजार में ज़्यादा नोट्स आ जाने की वजह से कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाता है. अगर कंट्री में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा होने की वजह से लोग गुड्स की डिमांड करते हैं ज़्यादा और महंगाई बढ़ जाती है. सो फाइनली द लाइन सेज this when income rises, affordability rises and demand of more goods and services is there. This increases the demand of goods and services. Against this increasing demand, जो ये डिमांड बढ़ा है, supply does not increase much. goods की सप्लाई इतनी होती नहीं है. It leads to inflation. तो इसी को मैक्लिफ करके एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कहा है. मैक्लिफ says too much money chasing too few goods causes inflation. ऑल ऑफ यू, आपके स्टेटमेंट्स पोर्शन में 3rd नंबर स्टेटमेंट भी यही दिया हुआ है. टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स एक्सप्लेन. ये बोर्ड के लिए एक सेपरेट 2 मार्क आंसर के तरह से फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आज हमने इंक्रीज इन डिमांड का पहला रीजन कर लिया है. देयर इज इंक्रीज इन डिमांड बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड पॉइंट. Reason 2 of increase in demand is increase in public expenditure. All of you, मैंने अभी आपके साथ बजट का टॉपिक डिस्कस किया था. उस बजट के टॉपिक में हमने ऑलरेडी ये समझ लिया कि when government makes deficit budget they have to print new notes, और जब वो न्यू नोट्स प्रिंट करते हैं there is increase in demand of money. तो उल्टा अब हमें एक स्टेप पीछे जाना है. गवर्नमेंट न्यू नोट्स प्रिंट करती है जब उनका डेफिसिट बजट बनता है, लेकिन डेफिसिट बजट क्यों बनता है? बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट के खर्चे को बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर. तो जब गवर्नमेंट कंट्री में डैम, ब्रिज, कैनाल बनाने के लिए, मे बी आर्मी का खर्चे के लिए या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए गवर्नमेंट अपना खर्चा प्लान करती है ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आता है. सो लेट अस स्टार्ट. आपकी स्क्रीन पे अब आपको कॉज नंबर 2 दिख रहा है, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया
इज इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हमारे जैसे कंट्रीज की गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फुल ध्यान देना होता है। इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इन्वेस्ट ह्यूज मनी इनटू वेरियस प्रोजेक्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। सर कैसे प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, फुलफिलिंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स, रेगिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ों पे खर्चा करना पड़ता है। द मनी पुट इन दिस प्रोजेक्ट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। सर ये मनी पुट इन दिस प्रोजेक्ट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी क्या है? ये लॉजिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंक्रीज इन मनी सप्लाई विच इज कैटेगरी नंबर 1 कॉज। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, उसकी वजह से डिमांड ऑफ पीपल बढ़ता है। अब ये उसके पहले का रीजन है, जब गवर्नमेंट खर्चा करती है ज़्यादा, व्हेन देयर इज मोर एक्सपेंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट डेफिसिट बजट बनाती है। व्हेन देयर इज डेफिसिट बजट, तो गवर्नमेंट को न्यू नोट्स प्रिंट करने पड़ते हैं। फाइनली owing to these investment people start gaining more income and their purchasing power increases। लोगों के हाथ में पैसा आ जाता है ज़्यादा, then they demand more goods and services। लोग पहले की कंपेरिजन में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करते हैं। दिस इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच लीड्स टू इन्फ्लेशन। Thus, the inflation arises even faster when the government does huge public expenditure and supplies more money in the economy। As economic development ज़्यादा हुआ नहीं है और production of goods and services हुआ नहीं है और पैसे का सप्लाई बढ़ा जा रहा है। So all of you, second point is increase in public expenditure, जिसका मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपना खर्चा करे ज़्यादा तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आता है। इसको एक और एंगल से समझ सकते हैं, गवर्नमेंट्स एक्सपेंस इज पीपल्स इनकम, इट्स अ सर्कुलर फ्लो। गवर्नमेंट का खर्चा तो हमारी इनकम, हमारा खर्चा तो गवर्नमेंट की इनकम। तो गवर्नमेंट अपना खर्चा अगर करती है ज़्यादा, तो जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी ज़्यादा तो दे विल स्पेंड मोर, तो वील अर्न मोर, एंड वील अर्न मोर तो वील स्पेंड मोर। So it is increase in public expenditure as the second cause. Let us start discussing third cause of increase in demand, which is overpopulation. अब आपको आपकी स्क्रीन पे थर्ड कॉज ऑफ इन्फ्लेशन दिख रहा है, इट इज ओवर पॉपुलेशन। ऑल ऑफ यू, इंडिया एक बहुत ही कम इनकम वाला डेवलपिंग इकोनॉमी है। ओके, लेकिन एक चीज़ है जिसमें आज हम पूरी दुनिया में सेकंड रैंक पे आते हैं, एंड वो चीज़ है हमारा पॉपुलेशन। सो सिंस वी आर ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, क्योंकि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन है ज़्यादा, तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी रहती है ज़्यादा। अब हम कितने भी गुड्स बनाएं, ऐसा होता है कि वो कम ही पड़ते हैं। सो एवरी नाउ एंड देन इन आवर इकोनॉमी वी ऑब्जर्व अ सिचुएशन जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई है कम और डिमांड है ज़्यादा। ओवर पॉपुलेशन हो जाने की वजह से डिमांड बढ़ता भी ज़्यादा है, और उस बढ़ी हुई डिमांड की वजह से बार बार हमारे यहाँ प्राइस राइज होता रहता है। सो ओवर पॉपुलेशन इज वन ऑफ द अनदर रीजन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। फाइनली इन इंडिया एवरी ईयर पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 2%। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डिमांड्स मोर गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमारे यहाँ हम ज़्यादा नहीं, हर साल 2% ही बढ़ जाते हैं। लास्ट ईयर 100 करोड़ थे, अभी 102 हैं। लास्ट ईयर 125 थे, ज़्यादा नहीं, अभी 127 के आसपास हो जाएंगे। तो क्या इस तरह से हम जो 2% बढ़ रहे हैं, तो उतने गुड्स एंड सर्विसेज भी तो ज़्यादा चाहिए। तो बोले इन इंडिया एवरी ईयर पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 2%। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डिमांड्स मोर गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइस राइज टेक प्लेस when the supply of goods is not able to match up with the rise in demand due to rising population. Alternatively, if there is no rise in population, यानी population ना बढ़े, तो it is TD ना बढ़े population, but purchasing power of people बढ़ जाए, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाए, again it leads to price rise. So all of you, अब आपने मेरे साथ third point of increase in demand भी कर लिया है. So we'll make a summary. There are 3 causes of increase in demand. Those are number 1, increase in supply of money, number 2, increase in public expenditure, and number 3, overpopulation. With this हमारे demand pull inflation के 3 causes खत्म होते हैं. Now let us discuss the second category of the answer. Second category of causes of inflation, it is increase in cost of production. Increase in cost of production is a supply side concept.
जब कोई चीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, सो प्रोड्यूसर के लिए अगर वो उस चीज़ का रेट नहीं बढ़ा सकता तो उस चीज़ का प्रोडक्शन उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, बिकॉज हम प्राइस नहीं बढ़ा सकते और कॉस्ट मेरा ज़्यादा हो गया है, तो अब प्रॉफिट मार्जिन हो गया है कम। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न प्रोड्यूसर मे डिसाइड टू प्रोड्यूस लेस। अब इसी चीज़ को यहाँ लिंक करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, हम दूसरे एंगल से करेंगे, बहुत ईजी एंगल है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो जब कोई चीज़ बन ज़्यादा रही है महंगी, यानी कोई चीज़ जब महंगा बन रहा है, कॉस्टली बन रहा है, तो जब कोई चीज़ बन भी महंगा रहा है तो बिकेगा भी महंगा। तो इन्फ्लेशन का सेकंड एंड फॉरमोस्ट सिंपल रीज़न है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो ऑल ऑफ यू, अब आप अपनी स्क्रीन पे इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला पॉइंट देखें। इट इज सप्लाई इज द सेकंड मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट्स प्राइस ऑफ गुड्स। सप्लाई वो मेन फैक्टर है जो प्राइस ऑफ गुड्स को अफेक्ट करता है। इकोनॉमिस्ट टू बिलीव इन सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज, प्राइस ऑफ गुड्स ऑल्सो इंक्रीज। जब भी कोई चीज़ का प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होता है तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। इफ देयर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, जब कोई चीज़ को बनाने का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रेट्स, वर्कर्स का वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाए, इट लीड्स टू प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज। तो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ जाता है अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है तो। फाइनली इन्फ्लेशन कॉस्ट ड्यू टू दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट की वजह से होने वाला इन्फ्लेशन। सो नाउ यू आर क्लियर कि कॉस्ट बढ़ने से भी महंगाई बढ़ सकती है। ऑल ऑफ यू, ऑल स्टूडेंट्स, अब हमारे इस आंसर के सारे कॉजेस कवर हो चुके हैं। मैं आपको एक बार इस आंसर का एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये आंसर को एग्जाम में हम कैसे कवर करेंगे। सो अब स्क्रीन पे आपको कोई भी स्लाइड नहीं दिखेगा और आप मेरे साथ बोर्ड पे फोकस कर सकते हैं। इट इज कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, they are basically of three categories. First is increase in demand, second is rise in cost of production, and finally the third category causes are other causes, जो हमने इससे प्रीवियस सेशन में कवर किए थे। इंक्रीज इन डिमांड इज कॉस्ड ड्यू टू थ्री रीजन्स। Increase in demand is caused due to three reasons. Number one, increase in supply of money, यानी जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़े तब। नंबर टू, increase in public expenditure, and finally overpopulation. So these are the three basic causes of increase in demand जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। rise in cost of production, so रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ना, अदर सप्लाईज, रॉ मटेरियल बताया, अदर सप्लाईज बताया, वर्कर्स का वेजेस अगर बढ़ जाता है तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ता है। एंड देयर आर सम अदर रीजंस। Other reasons are, first is increase in government taxation, number two import price, and number three scarcity. So all the students, हमने ये जो एक चार्ट बनाया है ये हमारे लिए कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन को एक बार अच्छे से समराइज कर देता है। Inflation is price rise which is constant, steady in all sectors of economy where value of money is going down. हमने उसके डेफिनेशन भी लर्न कर लिए हैं और एक बार हमने उसके कॉजेज भी कवर कर लिए हैं। ये कॉजेज आप अपने पास नोट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, वी हैव बीन एबल टू कंप्लीट द होल चैप्टर 3, तो हमारे 8 मार्क्स सीधे हमारे पॉकेट में आ चुके हैं। तो अब इस सेशन का लास्ट पार्ट में मैं आपको चैप्टर वाइज समरी नोट्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा गाइड करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। ऑल ऑफ यू, अब हम इस चैप्टर के 3 लॉन्ग आंसर और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं।
जब आप कोई भी चैप्टर चाहे 12th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ रहे हैं या आगे जाके कोई भी और लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, मे बी इफ यू डूइंग CA, CS, CMA, MBA या कुछ भी और आप अकेडमिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, आप BCom कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं या कुछ भी और पढ़ रहे हैं, इस तरह के बनाए हुए समरी नोट्स आपको काम आएंगे. एवरी स्टूडेंट, वंस यू कंप्लीट ईच ऑल ऑफ यू, जब आप एक बार कोई भी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं पढ़ के, लर्न करके, आपके पास एक इस तरह का समरी नोट्स बने हुए होने चाहिए, विच इज़ लास्ट मिनट रिवीजन यूजफुल समरी नोट्स. इट इज़, आपको जिस तरह से नोट करेंगे, चैप्टर 3 मनी एंड इन्फ्लेशन, क्वेश्चन 1 डिफाइन बार्टर सिस्टम and explain its limitations. Now इसका अंदर आप अपने समरी नोट्स में कुछ ऐसा बनाएंगे, आंसर, मीनिंग. So obviously you will write the meaning. Number 2, limitations. When you write limitations, उसका अंदर आप लिख सकते हैं लाइक कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3. सो यू रिमेंबर लिमिटेशन 1 वॉज डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. नंबर 2 स्टोरेज वैल्यू का प्रॉब्लम था. दिस इज आई एम गिविंग यू अ हिंट, आप फेयर लिखेंगे. नंबर 3 आप लिखेंगे लाइक वैल्यू ऑफ मनी मेजर नहीं हो पाता था, प्रॉब्लम इन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. हर एक पॉइंट के अंदर आपको 2-3 पंच वर्ड्स लिख लेने चाहिए, विच यू आर गोइंग टू रिमेंबर, विच यू आर गोइंग टू राइट इन योर एग्जामिनेशन इन दिस आंसर. सिमिलरली यू विल गो फॉर क्वेश्चन 2, सिमिलरली यू विल गो फॉर क्वेश्चन 3, जैसे मनी एंड इट्स फंक्शंस. सो आप आंसर में लिखेंगे मीनिंग, नंबर 2 फंक्शंस, in that first, second, third, and finally inflation. Meaning, causes, characteristics and causes और उनके डिटेल्स. सर इस तरह के समरी नोट्स बनाने से मुझे क्या एडवांटेज होगा? सो वंस यू आर रेडी विथ मे बी 1 चैप्टर 1 पेज, मे बी 1 चैप्टर 2 पेजेस, इन ऑल अगर आपका पूरा इकोनॉमिक्स का कोर्स आपके पास इस तरह से 25-30 पेज की एक समरी में कंपाइल हो जाता है, सो ऑन द फाइनल डे ऑफ एग्जामिनेशन यू नीड नॉट रिफर इनटू द डिटेल्स ऑफ पैम्पलेट, और आप इस तरह से लिखी हुई अपनी समरी को यूज़ कर सकते हैं. सर ये समरी में कितना लिखना चाहिए? ओनली हेडिंग्स विल नॉट सर्व द पर्पस. Internal, every heading you should write 1 or 2 internal points which will make learning for you an easier task. इसके अलावा इकोनॉमिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स में वी हैव अ लॉट्स ऑफ डेटा. हमारे पास काफ़ी सारा डेटा है जो हमको लर्न करना है. वो इस तरह से अगर अलग करके एक समरी पेज पे लिखा हुआ होगा, सो दैट विल बी सेव्ड इन आवर माइंड, इन आवर पिक्टोरल मेमोरी. एक बार कोई भी चीज़ का इमेज हमारे माइंड में बन जाता है तो उसको लर्न करना ईजी रहता है. हैव अ हैप्पी लर्निंग टाइम अहेड. आप अच्छे से पढ़िए और इन सेशंस का फ़ायदा उठाएं. थैंक यू. टेक केयर.